फेसबुक पिक्सल का मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट्स के यूज़र्स को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं फेसबुक पे। अब ये सबको क्लियर है, हमने पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अलग-अलग मॉड्यूल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जब हम गूगल ऐड चलाते हैं तो उसके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और जब हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो उसके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे ही है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल ऐड के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सवाल बहुत सादा था लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा आपको पता भी सबको है, फिर भी मुश्किल लग रहा है। सर्च इंजन बिल्कुल सही है, यूट्यूब, वेबसाइट, बस। यानी गूगल ऐड का प्लेटफॉर्म फेसबुक नहीं है, गूगल ऐड का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ये कहेंगे हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो उसका प्लेटफॉर्म क्या है? फेसबुक के तमाम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, फीड, स्टोरी, रील, उनके अंदर जो कुछ भी आता है। इंस्टाग्राम के तमाम प्लेटफॉर्म्स, मगर इसमें गूगल नहीं है, मतलब इसमें सर्च इंजन भी नहीं है, इसके अंदर वेबसाइट भी नहीं है, इसके अंदर यूट्यूब भी नहीं है। अब हम करने क्या जा रहे हैं? फेसबुक में हम ये करना चाहते हैं, हम कहते हैं भाई हम गूगल पर तो ऐड दिखा नहीं सकते, यूट्यूब पर भी ऐड नहीं दिखा सकते। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग जो हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं किसी भी तरीके से, विज़िट करने का एक तरीका ये है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट का यूआरएल लिखता है और आ जाता है, एक तरीका, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। एक बंदा क्या करता है, कोई कीवर्ड लिखता है, आपकी वेबसाइट आती है और उस पर चला जाता है। एक बंदा क्या होता है, यूट्यूब पर कुछ कर रहा होता है, उसे ऐड नज़र आता है, वो उधर से आ जाता है। यानी आपकी वेबसाइट पर आने का सोर्स क्या है, वट एवर, सोर्स इशू नहीं है। कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये चाह रहे हैं, फेसबुक ये चाहता है कि उसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर ले, और वो जो विजिटर्स हैं, एक मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरे महीने में मेरी वेबसाइट पर 10,000 लोग आ रहे हैं, या 5,000 लोग आ रहे हैं, या 2,000 लोग आ रहे हैं, या 500 लोग आ रहे हैं, तो फेसबुक ये चाहता है कि उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि वो वेबसाइट मुझसे ही रिलेटेड है, मैं भी उधर ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ। उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करे और उनको मेरा ऐड दिखाए। अच्छा, अब ये ऐड कैसे दिखाएगा? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे तो फेसबुक का ऐड जाएगा ही नहीं, ये भी मैंने आपको पहले क्लियर किया कि उस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक का ऐड नहीं जाएगा। तो फिर हमारा ऐड कहाँ जाएगा? बेसिकली हम उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फेसबुक डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा? डाटा ऐसे एक्सट्रैक्ट करेगा कि विजिटर को चेक करेगा कि ये विजिटर कौन है, कि किस आईपी एड्रेस से आया है, और जिस आईपी एड्रेस से विजिटर ने विजिट किया होगा वो उधर से उसके क्रीडेंशियल्स चेक करेगा कि क्या इसका फेसबुक अकाउंट है या इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो उसका फेसबुक अकाउंट, और एक्चुअली वो वहाँ से उसका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सट्रैक्ट करके लाना चाह रहा है अपने पास। अब करेगा वो मार्केटिंग फेसबुक पर ही, लेकिन उसने फेसबुक तक पहुंचा कैसे है? वेबसाइट के थ्रू पहुंचा। यानी टारगेट हम उसको कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ लोग परचेज करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं भी परचेज करते, कुछ लोग ऐड टू कार्ट पे रेगुलरली जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो ऐड टू कार्ट करता है, इसका मतलब है वो तो इनके बायर्स हैं ना, जो इनसे परचेज रेगुलरली करने लगे हुए हैं। सो अब फेसबुक ये कहता है कि भाई जो जो लोग फाइनल एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ऐड टू कार्ट करते हैं, इसका मतलब है वो सेल दे रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो आप कोई भी नई चीज़ लाएँ तो आप उनको दिखाएं। अब इसका मतलब अब तो हम सीधा सीधा उन्हीं को ही दिखाना शुरू हो गए ना जो हमसे परचेज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई हमारी वेबसाइट से पिछले महीने कोई 500 लोगों ने कुछ ख़रीदा है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अगले महीने उन 500 लोगों को फिर अपना ऐड दें। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट कर दिया। इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसको हम बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पूरा 3 महीने बना हुआ है ना, तो कॉलेज वाले कोई नई चीज़ ऑफर करते हैं तो उसकी थंबनेल बनाते हैं और आपके ग्रुप में शेयर कर देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग। ये सारा मैसेज आप तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल पिक्सल ही लगा हुआ है एक किस्म का, ये जो व्हाट्सएप है आपका, आते हैं ना बार बार मैसेज। सो इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके एडवांटेजेस भी हैं और ऐसा भी है कि समटाइम ये रिटर्न नहीं भी करती, इसलिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कौन इंटेंशनली आ रहा है और कौन फोर्सफुली आ रहा है ये तो नहीं पता। लेकिन इस तरह करने से क्या होगा कि हर किसी को वो ऐड दिखाएगा। मे भी कोई गलती से आ गया, कोई किसी और जगह पर जाना चाहता था, उसने आपको विजिट कर लिया, या उसकी इंटेंशन परचेज़ की है कि नहीं है, लेकिन उसको भी आप अपना ऐड दिखाना शुरू। अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भैया फेसबुक पर कैसी चीज़ें आ रही हैं, इनको तो हमने कभी विजिट ही नहीं किया। एक्चुअली उन्होंने उसकी वेबसाइट को विज़िट किया होता है, तो जब उन्होंने वेबसाइट को विज़िट किया होता है तो उसकी वजह से उनको फेसबुक के ऊपर एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से हो रहा है? ये काम करवा रहे हैं हम फेसबुक पिक्सल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना है, अब हमें फेसबुक पिक्सल कन्फिगर करना है। यानी फेसबुक पिक्सल कन्फिगर करने की साइंस क्या है?
सब लोगों ने सर्च कंसोल पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? तो जब मैंने सर्च कंसोल कन्फिगर किया था, याद है कि भूल गए? सर्च कंसोल कन्फिगर करने को कोई बंदा कहे तो, कोई बंदा अपनी वेबसाइट लेकर आए, सबसे पहले मैंने कहा था ना कीवर्ड रिसर्च करेंगे। चेकलिस्ट वाला लेक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वो बहुत अहम लेक्चर है। वो बार बार देखा करेंगे, क्योंकि एसईओ का इंटरव्यू भी जहाँ पे होगा ना, उसने भी यही पूछना है कि भाई कहाँ से शुरू करोगे, सीक्वेंस क्या होगा आपका एसईओ करने का। और अगर आपने एसईओ करनी है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो चेकलिस्ट सामने रखें, ठीक है ना? वो चेकलिस्ट को सामने रखें और उसके बाद उसके मुताबिक वेबसाइट की एसईओ करनी शुरू हो जाए, ठीक है? तो पिक्सल की हम लोग बात कर रहे थे। अब ये बनेगा कैसे? जैसे सर्च कंसोल बनाते थे ना, क्या करते थे? सर्च कंसोल में जाते थे, वेबसाइट का यूआरएल देते थे, आगे आगे वो आपको कोड देता था, वो कोड जाकर हम वेबसाइट पे पेस्ट कर देते थे और उसके बाद से मॉनिटरिंग शुरू हो जाती थी। वो हमें सारा सर्च कंसोल में उस वेबसाइट का डाटा इकट्ठा करके दे देता था। बिल्कुल इसी तरीके से हम फेसबुक पिक्सल में जाएंगे, पिक्सल बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, इसको प्ले होने दें, अच्छी बात है। और देखें जरा कहाँ पर आ गए हम। ये पिक्सल बनना कैसे है ये देखें। हम इस वक्त मौजूद है ऐड मैनेजर में, तो पिक्सल कैसे बनेगा? ऐड मैनेजर में बनेगा। यानी हमने ऐड मैनेजर में जाना है। ऐड मैनेजर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगी इवेंट मैनेजर की, वहाँ से बनाएंगे। ये जो आपको ग्रीन कलर का ब्लू बटन, ग्रीन कलर का प्लस का बटन नजर आ रहा है, ये उसी का बटन है, ठीक है? इसमें जरा मैं और एंटर करता हूँ एक दफ़ा, ये भी दोबारा से वापस आएगा। यानी आपने कहाँ जाना है, मतलब आपने अगर पिक्सल बनाना है तो आपने कहाँ जाना है? ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में इस मेन्यू पर जाना है। इस मेन्यू पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा इवेंट मैनेजर का, आपने उस पर क्लिक करना है और वहां से आपने इवेंट बनाना है। आ जाते हैं आगे, जरा थोड़ा सा मैं इसे आगे ले आओ। प्ले हो जाने दें ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। इवेंट किसी भी अकाउंट से बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट से भी बना सकते हैं और पर्सनल अकाउंट से भी बना सकते हैं। जी, यहां से देख लें। ये इवेंट मैंने किसी का बनाया हुआ है, बेसिकली वही रिकॉर्डिंग की हुई है, किसी क्लाइंट का बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जिसके लिए मुझे एक और एक और चीज़ याद रखें कि एक ऐड अकाउंट में सिर्फ एक पिक्सल हो सकता है। अगर आपको 2 पिक्सल्स बनाने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने अकाउंट को 2 अलग-अलग अकाउंट से चला रहे हो। यानी मैं एक ऐड चला रहा हूँ, मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ऐड ही चलाने लगा हूँ, लेकिन पिक्सल मुझे 2 बनाने हैं, एक को किसी और वेबसाइट से लेकर जाना है, एक को किसी और से, तो मुझे बस 2 ऐड अकाउंट्स होने चाहिए। हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है? इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, अगला वेब का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। तो हमने यहाँ से वेब पे क्लिक करना है। अब आगे चलते हैं। और अगर इवेंट नहीं बना सकते होगे तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल आएगा। यानी अगर मैं पहले बना चुका हूँ और अब दोबारा नहीं बना सकता तो ये ऑप्शन डिसेबल है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपने पिक्सल का नाम रख देंगे कोई भी। ये पिक्सल नेम है, एनी नेम। मैं कंपनी के नाम से रख दिया कि टेक सर्विस, जो भी कंपनी है मैंने उसके नाम से पिक्सल बनाया और उसको क्रिएट पिक्सल कर दिया। यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं हम, एंटर वेबसाइट यूआरएल, ठीक है? यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल देंगे। भाई जिस वेबसाइट का पिक्सल बनाना है और उस वेबसाइट को लाइव होना भी ज़रूरी है, ठीक है? मतलब वेबसाइट भी लाइव हो। यहाँ आ रहे हैं हम, वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ मैं, ये बेसिकली यहाँ मैं ऐसे ही आया हूँ कॉपी करने के लिए और इसकी कोई वजह नहीं है। बल्कि ये जब हमने पिक्सल बनाया था ना, ये वेबसाइट ऐसे ही थी बस, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी, सिर्फ हमने पिक्सल ही क्रिएट किया था, क्योंकि हमने इस पर बाद में काम करना था, तो वेबसाइट के अंदर कोई खास काम नहीं था। यहाँ से हम गए और अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, चेक। ये चेक क्या कर रहा है, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा है। उसने टिक कर दिया आगे से। अब जरा थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं जी। यहाँ पर अब अगले स्टेप पे क्या आ गया, अब हम क्या करने लगे हैं, पिक्सल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसने वेबसाइट देख ली है, भाई ये वेबसाइट है, तो जो जो बिजनेस कर रहे हो और उनके पास सारा ये मटेरियल मौजूद हो तो वो अपना पिक्सल बना सकते हैं। अगर उन्हें कोई मसला हो तो मुझसे शेयरिंग करें, मैं उनको हेल्प आउट कर दूंगा वो कैसे पिक्सल बनाएंगे। एक ऑप्शन पे लिखे इंस्टॉल कोड मैनुअली, एक पे लिखा हुआ है चेक फॉर पार्टनर। 2 वेबसाइट्स हैं, कोडिंग और CMS, ठीक है? सो
तो अगर आपने कोडिंग वाला मेथड करना है, ये तो बिल्कुल ही उसी जैसा ही है सर्च कंसोल वाला। कोड हमारे पास आएगा, ये कहेगा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद उसे हेड में पेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्या है, चेक फॉर पार्टनर, ये CMS के लिए है। कहता भाई अगर आपके पास कोई CMS की एप्लीकेशन है तो आप इस पर क्लिक कर दो, लेकिन अभी मैं आपको एंड पे एक तरीका बताऊंगा कि आपके पास चाहे CMS हो तो चाहे कोडिंग हो, आप दोनों को कोडिंग से ही कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए वो मुझे अभी क्या करेगा, एक प्लगइन बना कर देगा, प्लगइन बना कर देगा खुद ही। जैसे हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ये काम करना है तो ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करो, ये काम करना है तो ये वाला, यानी कि वो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स ही है। लेकिन ये क्या करेगा, फेसबुक आपको खुद ही प्लगइन बना कर दे देगा कि भाई ये प्लगइन बना रहा हूँ मैं पिक्सल का, बस इसको जाओ फेसबुक पर जाकर, सॉरी वर्डप्रेस पर जाएं और वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर दें बस। और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करना है तो समझें कि आपका पिक्सल सेट हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे काम जब बढ़ाता जाऊँगा लोड, मैंने आपको यही वीकनेसेस बताई थी वर्डप्रेस की कि वो प्लगइन्स के थ्रू काम कर रहा है। तो भाई जितने प्लगइन्स बढ़ाता जाऊँगा क्या होगा, लोड बढ़ता जाएगा, वेबसाइट हैवी होती जाएगी आपकी। तो हम कहते हैं कि भाई, मतलब मैं एज ए प्रोफेशनल कहता हूँ कि प्लगइन्स के बगैर जो काम हो सकता है पहले हमें वो अटेम्प्ट करना है। अगर लाजमी हमें प्लगइन ही लगाना पड़े फिर तो लगाएंगे, लेकिन अगर मुझे पता हो कि प्लगइन के बगैर हो सकता है, ये काम प्लगइन के बगैर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं वेबसाइट पे जाकर हेड में जाकर ये कोड पेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे फाइंड करना है कि वर्डप्रेस का हेडर कहाँ है, वो भी मुझे मिल जाएगा। अभी क्लास के एंड पे दिखाता हूँ आपको कि वर्डप्रेस का हेडर कहाँ है, ताकि जो भी ऑप्शंस हेड से रिलेटेड होंगी वो आप उस जगह पर जाकर सारी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आगे आ जाए, पहले देखते हैं क्या, किस पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर आपको पता लग जाएगा। इंस्टॉल में तो कोड आएगा, चेक फॉर पार्टनर्स में CMS के नाम आएंगे, यानी कि वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा, विक्स लिखा हुआ आ रहा होगा, जितने भी CMS है ना सारी डिटेल्स दिखा रहा होगा कि भाई इनके साथ आप बना सकते हो। थोड़ी सी वीडियो और करूँ, ये देखिए आने शुरू हो गए ना। कहते हैं भाई ये सारे CMS एप्लीकेशन है, एंड पे देखिएगा वर्डप्रेस भी होगा। जी और नीचे आए, शॉपिफाई भी आ गया, वर्डप्रेस भी आ गया। सो आपने जब वर्डप्रेस का बनाना, यानी आपका जो भी जिसमें भी वेबसाइट बनी होगी वो चूज करेंगे। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस का बनाना है तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो खुद ब खुद ही आपको कहेगा कि भाई ये डाउनलोड कर लो, यानी कि वो खुद ही एक प्लगइन बनाएगा, कहेगा इसे डाउनलोड कर लो, फिर हम उसे वर्डप्रेस में जाकर इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो हुआ कौन सा मेथड, प्लगइन बनाने वाला, ठीक है। ये देखिए बता रहा है, ये बनाते बनाते वो आपको हेल्प कर रहा है कि कहाँ जाना है। फिर आपने प्लगइन में जाना है, प्लगइन में जाकर ऐड प्लगइन करेंगे, प्लगइन अपलोड होगा, अपलोड के बाद क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, चल पड़ा। इसका मतलब पिक्सल कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक फाइल ऐड करनी पड़ी हमें, और वर्डप्रेस में सारे प्लगइन्स ऐसे ही ऐड होते हैं। ये जो स्क्रीन हमारे पास आ रही है, अब और आगे चलते हैं। वर्डप्रेस में वैसे प्लगइन इंस्टॉल करना हमारा काम भी नहीं होता, हमारा काम सिर्फ SEO से रिलेटेड है, ठीक है। वेब ये सारा काम डेवलपर को आप बोलोगे कि भाई मुझे ये वाला प्लगइन चाहिए, यहाँ ये इंस्टॉल करके दें, यहाँ करवा के दें क्लाइंट से, क्योंकि ये सारे प्लगइन्स पेड हैं। अगर मैं फ्री यूज़ करूँगा तो मैं वर्डप्रेस की वर्थ को कम कर दूंगा, वेबसाइट मेरी वैसे ही स्लो हो जाएगी। फ्री प्लगइन्स के साथ आपकी वेबसाइट स्लो होती है। तो अगर आप रन करवा रहे हो किसी की वेबसाइट तो सबसे पहले उसे इंसिस्ट करेंगे भाई पेड प्लगइन लें। एक तो पेड प्लगइन लेंगे तो ही फीचर्स पूरे मिलेंगे, दूसरी बात है कि अगर फ्री यूज़ करोगे तो कुछ फीचर्स तो मिल जाएंगे मगर आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो हमें पेड प्लगइन्स परचेज करने चाहिए। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं ज़रा। ये कहता है फिर जब लग जाएगा ना तो इधर आपने क्लिक करना है। वेरीफाई करते थे ना इधर गूगल सर्च कंसोल में भी, तो ये कह रहा है कि यहाँ से भी आपने वेरीफाई करना है। मेरा ख्याल है कोडिंग वाला ऑप्शन नहीं आया, गुजर गया शायद, मैंने स्क्रॉल कर दिया ना कहीं से। ये देख रहे हैं, ये वो था जो मैनुअल वाला ऑप्शन था। तो ये कोड आ गया हमारे पास, कह रहे भाई इस कोड को कॉपी करो और जाकर हेड में पेस्ट कर दो बस, और उस फाइल अपनी फाइल को लाइव सेव कर दो, तो कॉन्फ़िगर हो गया। ये कोडिंग के लिए। मैं इसी तरीके से भी आपको बताता हूँ कि यही वाला तरीका यूज़ करते हुए हम कैसे वर्डप्रेस में कर सकते हैं, जिसमें मुझे प्लगइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे चलें जरा, कैसे पड़ेगी। अब देखिएगा मैं जरा विंडो से आपको लेकर आ रहा हूँ कहाँ पे, वर्डप्रेस में।
जैसे मैं वर्डप्रेस में हूँ, ये मैंने वर्डप्रेस ही खोला हुआ है, किसी क्लाइंट का वर्डप्रेस खोला हुआ है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि अब हमें कहाँ जाना है, अब क्या करने जा रहे हैं। अब आप समझना मैं कोडिंग वाली वेबसाइट की तरह का बिहेवियर करने लगा हूँ इस वेबसाइट, यानी जैसे मैं काम कोडिंग में करता हूँ ना, वही काम मैं वर्डप्रेस में भी करूँगा। वर्डप्रेस भी कोडिंग ही है, ये ना समझे वर्डप्रेस कोडिंग नहीं है, बैक एंड पे इसके भी कोडिंग है, लेकिन इसके बैक एंड पर PHP की लैंग्वेज है जिसमें ये सारे के सारे प्लगइन्स और थीम्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रोग्रामर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा काम उसका नहीं है। लेकिन मैं इसके कोड में जाऊंगा तो मैं वही हेड वाला पोर्शन आइडेंटिफाई करूंगा और वहां जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ हमने उस पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो पोर्शन एक्चुअली कहाँ पर है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करना है अभी देख लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा अपीयरेंस का, आ रहा है कॉन्टैक्ट के नीचे। सो हमें जाना है अपीयरेंस पे, इस पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ वीडियो में, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर कहाँ आना है हमने, अपीयरेंस मैंने खोल दिया, ये देखिए अपीयरेंस ब्लू हो गया, कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, थीम फाइल एडिटर के अंदर, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं फिर क्या होता है। अब ये आगे हम एडिटर में, यहाँ अब ये देखें कोडिंग आनी शुरू हो गई आपके सामने सारी। मतलब बेसिकली क्या है कि जो सा थीम वर्डप्रेस का लगा हुआ है मैं उसकी कोडिंग में आ गया हूँ, ठीक है। ये टेक्निकली मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, मगर ये अगर आप स्किल्ड नहीं है तो ये आपके लिए डेंजरस भी है कि अगर आपसे कोई भी लैंग्वेज कोड की एक लाइन भी खराब हो गई या एक क्वेश्चन मार्क भी हट गया तो आपका थीम करप्ट हो जाएगा, फिर वही ठीक करेगा जिसको PHP आती होगी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत केयरफुल होकर आपने चेंजेस करनी है। कौन सी चेंजेस करनी है, इधर आते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ आप केयरफुल होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसी परेशानी हुआ। राइट साइड पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थीम फाइल्स आ रही हैं। यहाँ पर देखते हैं जी कि हमारी जो फाइल है, जहाँ बेसिकली मैं जाना कहाँ जा रहा हूँ, हेड में जा रहा हूँ। जैसे मैं HTML के हेड में आता था, मैं यहाँ पर भी उसके हेड में आने लगा हूँ। देखते हैं कैसे आते हैं। ये देखिए राइट साइड पर ऑप्शंस आ रहे हैं, अभी लिखा हुआ है हेडर लिखा हुआ है, थीम हेडर लिखा हुआ है। बेसिकली आपकी जो हेड वाला पोर्शन है वो थीम हेडर में पड़ा होगा। सो मैं थीम हेडर में जाता हूँ, और नीचे फाइल कौन सी आ रही है, header.php, इस पर आ जाए। यानी जितनी भी हेडर इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस फाइल में पड़ी हुई है। आगे राइट साइड लेफ्ट साइड पर देखें जी, कोड आ गया जी, हेड भी मिल गया, बॉडी भी मिल गया ना। चलो मैंने जो जूम बड़ा किया इसका, मिल गई जगह। सिंपल क्या करेंगे, ये हेड के नीचे जो लाइन है एक एंटर करूंगा और यहाँ पर आकर वही कोड पेस्ट कर दूंगा। अब ये सारे काम, इसका मतलब क्या हुआ, एक दफ़ा यहाँ लाने का मतलब है आपको कि भाई जितने भी काम कोडिंग वाले थे, जो मैं हेड में कोडिंग पेस्ट कर रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। SEO करने के लिए मुझे क्या कैनोनिकल भी लगाता था, अभी वो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। सर्च कंसोल का कोड लगाया था, वो भी यहाँ पे लाकर पेस्ट कर सकता हूँ। ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, SEO का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही काम सिर्फ मैंने करने हो और बाकी सारी जनरल फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैं SEO का प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करता और ये सारा काम मैन्युअली कर लेता हूँ। क्योंकि ऑन साइट SEO क्या है, चेकलिस्ट के मुताबिक ऑनलाइन SEO क्या थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर कीवर्ड्स, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, छोटे पैराग्राफ्स, हाइपरलिंक्स, इमेजेस की सारी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कहीं पर भी ऐसा ना समझेंगे ये उसके प्लगइन के बगैर होगा नहीं। ये सारा काम तो मैंने पेज के ऊपर करना है, इसमें प्लगइन का कोई रोल नहीं है। हाँ, प्लगइन का इतना रोल जरूर है कि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे असिस्ट कर रहा होगा कि आपने क्या किया, बस। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो प्लगइन इंस्टॉल करूंगा तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कर ही नहीं सकता। मतलब आपको पता लग रहा है कि सारे काम तो सिंपल है। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने बोल्ड करना होगा तो क्या करूँगा, पेज पर जाऊँगा, हाईलाइट करूँगा और बोल्ड कर दूंगा, ऐसे ही है ना। हेडिंग लगानी होगी तो सिलेक्ट करूँगा तो हेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, वो भी मेरा ख्याल इसमें भी आगे आ जाता है, वो भी देख लेता है। ये तो क्लियर हो गया आपको, सबको पता लग गया ना कि ये विदाउट यूजिंग प्लगइन क्या कैसे काम करना है हमने। अब आ गया था आगे, वो भी होगा लेक्चर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको हमने पेस्ट करना है, ये देखें, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब इधर से लेक्चर हम आगे लेकर जा रहे हैं और अब आप समझोगे ऑन साइट SEO को भी हम थोड़ी सी साइंस समझने लगे कि जो ऑन साइट SEO, अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है कैसे करनी है। और कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं
प्रोडक्ट एसईओ और वेबसाइट एसईओ में, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट अपने जेब में क्लियर करें, मैं आपको बताता हूँ अभी इसका भी। इधर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और समझ ले पहले, हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स हैं, यहाँ तो ब्लॉग्स हैं, यहाँ आर्टिकल्स हैं, यहाँ स्टैंडर्ड वेबसाइट है। दो तरह की वेबसाइट्स हैं। अब जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही वाला है जो कॉन्सेप्ट हमारा HTML में था कि भाई एक इंडेक्स की फाइल है, उसी के ऊपर कीवर्ड्स हैं। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स की फाइल नहीं है, यहाँ पर पेज है। यहाँ पर इंडेक्स की फाइल नहीं है, यहाँ पर पेज है। यानी मैंने यहाँ पर जो काम भी करना है पेज के थ्रू करना है। मिसाल के तौर पर मैंने 4 पेजेस बनाए हुए हैं, तो इधर मैं खुद बता दूंगा कि इसमें से होम पेज कौन सा है। मतलब यहाँ पर फाइल का नाम इंडेक्स नहीं रखना, यहाँ पर सिर्फ बताना है कि इनमें से होम पेज कौन सा है, ठीक है। कैसे बताना है अभी आपको ये भी बताता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी क्या है, आर्टिकल्स हैं, यहाँ ब्लॉग्स हैं, जिसके लिए पॉपुलर बेसिकली ब्लॉग्स हैं। अब ब्लॉग्स में क्या है, पोस्ट लगती हैं, पेजेस नहीं बनते, पोस्ट लगती हैं। लेफ्ट साइड पर देखें, आपको पेजेस भी नजर आ रहे होंगे, पोस्ट भी नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है जो बंदा आर्टिकल्स लिख रहा होगा वो क्या लगाएगा, यहाँ पर पोस्ट लगाएगा। अब उसने पोस्ट लगाई है और डेली वो 3 पोस्ट लगाता है। एक पोस्ट सुबह 9 बजे लगाता है, एक 3 बजे लगाता है, और एक पोस्ट कर रहा हूँ मैं रात को 10 बजे लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहता क्या होगा, वो चाहता तो यही होगा ना कि उसकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वही उसका होम पेज बन जाए, यही चाहता होगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो सिनेरियो ही चेंज हो गया बिल्कुल। अब वो वाली बात नहीं हम कह रहे। पहले तो हम ये कह रहे थे कि हमारा एक होम पेज है, कोडिंग में इंडेक्स है, इसमें हमने पेज कर दिया और ये एक ही पेज है, ये बार बार चेंज तो नहीं हो रहा। मगर आर्टिकल्स के केस में बार बार चेंज हो रहा है। इसी तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट के केस में भी चेंज हो सकता है। क्या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मल्टीपल प्रोडक्ट, आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं कोई ना कोई एक पेज खुलता है ना उसका। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वीक के लिए किसी और पेज को होम पेज पे लाना चाहता हूँ, सेकेंड वीक में किसी दूसरी प्रोडक्ट को होम पेज पे लाना चाहता हूँ कि भाई लोग बहुत आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट को देख लेंगे, इसकी इतनी ज़्यादा वो सेलिंग नहीं होने लगी। तो जिसको मैंने होम पेज बनाना होगा, यहाँ आकर मैं सेट कर दूंगा सर। मुझे सिर्फ पेज को चूज करना है, उसका नाम मुझे इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं है। अभी कैसे होगा वो भी बताता हूँ। अब आगे चलें सर, ये क्या किया हमने, एडिट। अब यहाँ पर अगर आपको कोडिंग आती है तो फिर आपके पास एक्सपर्ट लेवल है। तो अगर आपने कोडिंग नहीं सीखी, सीधी वर्डप्रेस सीखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई वर्डप्रेस का तो मतलब है ग्राफिकल इंटरफेस में ही करोगे जो काम करोगे। सारा काम ग्राफिकल, कोडिंग में आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखें मैं इस वक्त लाए सीधा कोडिंग में हूँ, देखें इस वक्त कोडिंग में है ना आप लोग, पता लग रहा है, वैसी कोडिंग नहीं है। ये देखें ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, H2, इसका क्या मतलब हुआ, हेडिंग लगी हुई है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है विजुअल, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है ये कोडिंग इंटरफेस है और ये ग्राफिक इंटरफेस है। अभी आ जाता है ग्राफिक इंटरफेस भी आपके सामने। ये टाइटल आ रहा है, ये पूरा कंटेंट आ रहा है हमारी वेबसाइट में। ये वाई लिखा हुआ है, ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है, इस वजह से ये ऑप्शन दिखाने लगा हुआ है। बस लगाऊंगा तो ये फायदा होगा कि ये मुझे बताएगा कि कितना लगा हुआ है। देखिए एक ऑप्शन को ग्रीन कह रहा है, एक को ऑरेंज कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी थोड़ी सी और गुंजाइश होगी, ये ओके हुआ है। अब ग्राफिक्स में जाते हैं, देखिए इसको, ये दिखाने के लिए कि ये देखें जी H2 ऐसे लगाया हमने। अगर यहाँ आकर भी फॉर्मेटिंग करनी होगी, कोडिंग वाले काम में करना होगा, तो पेज खोलें, उसके टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से आप सीधी सारी कोडिंग कर लो। जो भी कोडिंग करोगे वो अप्लाई होगी यहाँ पर भी। अब हम दूसरे पर जाने लगे हैं यहाँ से। लेकिन ये कौन कर सकता है, जिसने कोडिंग की, कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। विजुअल पर आओ, ये इंटरफेस ग्राफिकल आ गया। बेसिकली क्या करना है, इसको चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर हेडिंग 1 आ रहा होगा, उसको चूज करना है, H1 लग गया। पैराग्राफ को चूज करना है, पैराग्राफ लग गया। तो ये फॉर्मेटिंग है इसकी। एक मिनट है, अब कहाँ लेके जा रहा है, पीछे आ गया था वापस। अब आपको समझ में आ गई ना। और चीजें यहाँ पर देखिए कितनी आ रही है, इसको प्ले करें जरा। ये क्या है, हाइपरलिंक, ये इमेज है जी। इसको मैंने क्लिक किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को बोल्ड कर दिया, सीधा बोल्ड का टैग लग गया। यही काम अगर मैं जाता तो टेक्स्ट में जाकर खुद से बी का टैग लगा देता, यहाँ स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देता, ठीक है। बल्कि मैं करता क्या हूँ अक्सर, मैं कोडिंग में क्या करता हूँ, कोडिंग में कभी स्ट्रॉन्ग लगाता हूँ, कभी बी लगाता हूँ।
यहाँ पर तो वो एक ही ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है ना। अब बेसिकली क्राउलर ने इसको नहीं देखना, क्राउलर ने किस पार्ट को देखना है, इस पार्ट को देखना है, आपके कोड वाले पार्ट को। तो कोड में आपके जब डिफरेंट आ रहे होंगे तो वो ज़्यादा इंप्रेस होगा कि भाई आपने बोल्ड भी का यूज़ भी किया हुआ है और स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ किया हुआ है। इधर तो रिपीटेडली आपका बोल्ड ही यूज़ होगा, जितने बोल्ड होंगे सारे के सारे बोल्ड ही होंगे। अब हाइपरलिंक्स में आते हैं ज़रा, ये ऑन साइट एसईओ का एक रिव्यू हो रहा है। हाँ, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ का रिव्यू हो रहा है, चाहे वो पोस्ट की शक्ल में है चाहे वो पेज की शक्ल में है, दोनों में ऐसे ही होगी। जी किधर आ गए हम, हाइपरलिंक पर आए सीधा, यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर देना हाइपरलिंक, कोई AHREF लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हाइपरलिंक लगाना है आपने, इसकी ऑप्शन पे जाना है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं आ रही होगी, वर्डप्रेस में वो ऑप्शन नहीं आती है। वो कौन सी अभी आपके सामने आता है तो मैं बताऊंगा, आप बता सकते हैं तो मुझे बता दें कौन सा एट्रीब्यूट नजर नहीं आ रहा आपको। ये देखिए ये कौन सा आ रहा है, टारगेट, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, यही करते थे ना हम, तो ये एट्रीब्यूट तो आ गया। एक एट्रीब्यूट में और यूज करता था, कौन सा था भला, तो याद करेगा, टाइटल। टाइटल जब आप हाइपरलिंक के ऊपर माउस रखते थे तो कीवर्ड आ जाता था, वो टाइटल था ना। टाइटल यहाँ पर दे ही नहीं रहा वो आपको। अब मैं क्या करूँगा, फिर कोडिंग में जाऊँगा और वहाँ जाकर टाइटल ऐड कर दूंगा। तो जिस बंदे ने डायरेक्ट वर्डप्रेस किया होगा उसको नहीं पता होगा कि ये क्या होगा, जिसने कोडिंग की होगी आप खुद आएंगे। अगर आप मेरी तरह, मुझे याद है आपको भी याद होता, तो आप खुद कहते कि भाई टाइटल लगाना था मुझे, किधर है टाइटल, टाइटल तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर आप खुद कोडिंग में जाकर टाइटल को ऐड कर दोगे, ठीक है। ये रखे मैं कर भी रहा हूँ, चाहे एग्जाम्पल में कर रहा हूँ। आपने देखा कि अब हम यहाँ पर आकर सारी ऑन साइट एसईओ भी कोडिंग से ही कर रहे हैं। अगर करना चाहें तो कोडिंग से कर लें, या मैं कुछ चीज़ें वहाँ से करूँ जो मुझे लग रहा हो कि सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है, उन्हें मैं कोडिंग में आकर कर सकता हूँ। तो ये अब आप, ये भी आपको क्लियर हो गया कि भाई ये सारा काम तो इधर से हो सकता है। वापस आए जरा, यहाँ पर जो है ना मैंने एक ऑप्शन और बताई थी, जहाँ मैं वर्डप्रेस में आया हूँ ना, यहाँ आए हम, इधर से आए जरा, ये हमने एक अकाउंट खोला है। ये मैंने अक्सर क्लास में भी एक दो दफ़ा खोला, मेरा ख्याल है आपके सामने खोला कि नहीं खोला, अभी खोल दूँ इसको, चलो यार इससे टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, इसको अभी खोल देते हैं। शिफ्ट F दोबारा, ये देखें अभी किस तरह की वेबसाइट बनाई है किसी ने, हाँ ये तो बता दो यार, कोई काम नहीं है सिर्फ बताना है ये वेबसाइट किस तरह की है। देखें शाबाश, ब्लॉग है नीचे आकर देखो 1 2 3 4 80। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या चाहता होगा, ये चाहता यही होगा कि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग लिखूं तो वही मेरा होम पेज बन जाए, ऐसे ही है ना। जरा इसका देखें इस वक्त होम पेज कौन सा है, पता लग जाएगा इसने आखिरी काम कब किया था। जी कब का है, अक्टूबर 7 को, यानी कि इसने लास्ट, अभी फॉर एग्जांपल आज ही नया ब्लॉग लिखता है और उसे अपलोड करेगा जैसे ही, तो वो उसका लेटेस्ट बन जाएगा, यानी वो यहाँ पर आ जाएगा और ये उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। ये यहाँ साइंस उसने कैसे अप्लाई की होगी ये देखते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐसे जाते हैं, wp-admin, यानी इसके कंट्रोल पैनल में जाना है। सी पैनल में नहीं, सी पैनल इसका भी है लेकिन सी पैनल में नहीं हमें काम करना है, ये इसके wp-admin में करना है। तो मैं इस पर आया, ये वही विंडो आएगी जो भी आप रिकॉर्डिंग में देख रहे थे, आगे वही आ गई ना विंडो, यूज़र नेम पासवर्ड वही आ गया, इसको मैंने लॉगिन किया। चलो अब आपको ये बताने लगा हूँ कि होता कैसे है, ताकि आप खुद अंडरस्टैंड कर सकें कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आर्टिकल की वेबसाइट है, तो वो कैसे आ रही होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसी है आपकी। और जो आम वेबसाइट है जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, इसमें तो एक पेज स्टैटिक है ना, स्टैटिक पेज ही होम पेज है इनका, लेकिन ये इंडेक्स फाइल वाली वेबसाइट तो नहीं है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर भी अपीयरेंस में ही जाना है दोबारा से, पहले भी अपीयरेंस में ही आए थे ना। और ये क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज, इस दो हम कस्टमाइज में आ गए। या वीडियो में भी मैं इसी जगह पर आपको लेकर आया था जहाँ से थीम एडिटर में गए थे। कस्टमाइज में आ गए, देखें जरा कुछ आपने बताना, कुछ चीज़ समझ में आ रही है, जरा थोड़ा सा जोर डालें। मैंने कहा इंटेलेक्चुअल यूज करना, यहाँ कह रहे हैं तुक्के मारना, ये हमारी फील्ड की स्पेशलिटी है। हाँ मैंने कहा अपना इंटेलेक्चुअल यूज करना या तुक्के मारना, जो मर्जी कह लें, ये फील्ड की स्पेशलिटी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तुक्के मारने हैं। स्क्रीन देखकर मुझे बताएं कि कहाँ जाएं, हम करने क्या जा रहे हैं बोला। चलो ये तो क्या यहाँ मैं लाया हूँ ना, मैंने आपसे कहा कि भाई कभी पोस्ट कभी पेज, यही कह रहा हूँ ना। क्या बनाना है उसको आपने, होम पेज बनाना है। अब आप यहाँ से जरा देखिए कहाँ जाना चाहिए हमें, किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। हाँ सिंपल सी बात है, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है। लिखा हुआ है ना होम पेज सेटिंग, कहता है अब मुझे बता दो भैया आपका होम पेज क्या होगा। दो तरह के होम पेज हैं, पोस्ट और पेज। तो आपने पेज बनाना है मीन स्टैटिक, और पोस्ट बनानी है मीन डायनामिक। कि भाई एक यूजर बैठ के काम कर रहा है, पोस्टें लगाई जा रहा है, जैसे ही नई पोस्ट आती है ऑटोमेटिक होम पेज बन जाती है, खुद ही बन जाती है। उसको मैनुअल हैंडलिंग नहीं करनी है। कैसे करनी है, ये ऑप्शन है यहाँ पे आके कर रहे हैं, यहाँ आना है उसमें, सिंपल दो ऑप्शन आ रही हैं। ये प्रैक्टिस मैंने आपसे कहा था आप लोग घर में कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पूरा वर्डप्रेस का ऑफलाइन इंस्टॉलर भी दिया था, और मैंने कहा था कि फ्री में आप इंस्टॉल करके कम से कम ब्लॉग तो बना ही सकते हैं। वहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आता है ना, तो वो तो वेबसाइट बन ही जाएगी। वर्डप्रेस का ना मैंने एक फोल्डर आपको इंस्टॉल किया भी था, किसी ने, इन्होंने किया था मुझे, इतने सारे इन्होंने मैसेज भेजे थे कि हो गया है, ये चल रहा है। फिर दोबारा से मैं उसको रीसेंड कर दूंगा। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मैं ये कोडिंग पढ़ा रहा था, मैंने कहा था वर्डप्रेस को भी खोलो, उसका इंटरफेस देखें, क्योंकि जब तक आप उसका इंटरफेस नहीं देखोगे आप एसईओ कैसे करोगे। मैं इसीलिए तो ये दिखा रहा हूँ आपको कि भाई ऐसे नहीं कि डर जाए कि कोई बंदा कहेगा नहीं यार भाई 3 महीने तो हम लोग कोडिंग पढ़ते रहते, वर्डप्रेस नहीं आता हमें। वर्डप्रेस आपको आना भी नहीं चाहिए, आपको वर्डप्रेस के इंटरफेस में जाने से। मुझे भी नहीं आता भैया, ऑनेस्टली बताऊं, वर्डप्रेस यूज करना मुझे भी नहीं आता। मतलब मैं वर्डप्रेस यूजर नहीं हूँ, मैं कोई डेवलपर तो हूँ नहीं कि मैं वर्डप्रेस पे काम कर सकता हूँ। बट मोबाइल पे इंस्टॉल करना है, छा गए आप यार, इसीलिए आप एन के चेंज कर रहे हो बात, है ना। कभी किसी के एनक लगा लेते हो कि नजर नहीं आ रहा। आई साइड इसीलिए वीक होती है ना, सारे काम मोबाइल पे ही करने हैं। बड़ी स्क्रीन पे करो ना यार, क्यों मोबाइल पे करने हैं, हर काम मोबाइल पे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा। ये क्या लिखा है, योर लेटेस्ट पोस्ट, बस इतना सेट कर दिया। अब अपनी आर्टिकल या ब्लॉग की वेबसाइट बनाओ और उस पर लिखने शुरू हो जाओ ब्लॉग धड़ाधड़। जब भी लेटेस्ट ब्लॉग बनाओगे वही आपका होम पेज बन जाएगा। वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा आपका मसला नहीं है, आप उसकी एसईओ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने कहा आप उसकी एसईओ की प्रैक्टिस करो। फ्यूचर में आपको कभी काम करवाना होगा, स्टाइलिश सी वेबसाइट बनवानी होगी, किसी वर्डप्रेस डेवलपर से साइट बनवाओ आर्टिकल्स की अपनी, ठीक है। अब आप देखें ये वाला आर्टिकल बहुत ही सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट है ना आर्टिकल की साइट। बीच में उसने एक इमेज भी यूज नहीं किया। इस आर्टिकल को कौन पढ़ेगा, कोई भी दिलचस्पी से नहीं पढ़ सकता। उसे चाहिए ये है कि इसमें छोटे छोटे बिल्कुल वैसे जैसे किताबों में इमेजेस होते हैं, ताकि वो हर पैराग्राफ में कोई एक इमेज होना चाहिए, ताकि वो उस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि इसका मैसेज क्या है, उस तरह का कि भाई वो क्या मैसेज दे रहा है। जब उसने तस्वीर लगाई होगी, लिखा होगा, तो किसी को कोई आपके ब्लॉग पर आएगा भी और अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड भी करेगा कि आप मैसेज क्या दे रहे हो। और यहीं पर ही आपने ये यहाँ पर आकर पोस्ट में ही सारा कीवर्ड यूज करना है, सारी ऑन साइट एसईओ इस पोस्ट की करनी है आपने। तो इसका मतलब है ये एसईओ होनी शुरू हो गई है। सेम ये वही एसईओ है जो प्रोडक्ट एसईओ। प्रोडक्ट अगर मैं 10 चीज़ें बेच रहा हूँ अपनी वेबसाइट से, तो मुझे एक एक की एसईओ करनी है। एसईओ करने की साइंस वही है जो स्टैटिक पेज की साइंस थी, सारे स्टेप्स वही हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इस दफा कीवर्ड जो होंगे ना वो प्रोडक्ट कीवर्ड्स हैं आपके। मतलब मैं माउस बेच रहा हूँ तो मेरे कीवर्ड सारे माउस के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। अगर मैं कीबोर्ड पेज बेच रहा हूँ तो मेरे सारे कीवर्ड्स कीबोर्ड के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। अब अगर मैं स्टैटिक करना चाहता हूँ यहाँ से कर दूंगा, इसे करना यहाँ से कर दूंगा, बात खत्म। मैं क्या बात खत्म। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पब्लिश, बस। जब मैं इन्हें चेंज करूंगा तो इसको नए सिरे से पब्लिश कर दूंगा, तो इसका मतलब है मेरी सेटिंग सेव होगी। तो ये तरीका होता है इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे पोस्ट लिखनी होगी, वापस आ जाए, पोस्ट लिखनी होगी, नई पोस्ट लिखनी होगी, इस पर जाएंगे, ठीक है। ये देखें ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू का, यहाँ पर जाएगा, उसी तरह टाइटल लिखेगा, नीचे पोस्ट लगाएगा, इमेज लगाएगा, हाथ पर जो भी करना है, तो इस तरह वो सारा काम करता रहेगा, ठीक है। ये प्लगइन्स की ऑप्शन आ रही है अगर आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना हो। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू। अभी हमने फेसबुक पे प्लगइन बनाने का तरीका सीखा था, तो यहाँ से हम ऐड न्यू पर जाएंगे और ये अपलोड लिखा हुआ है, यहाँ से अपलोड पर जाएंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा लाइक दिस। ये देखें ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, ये एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है। पहले इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव हो जाएगा। अगर आप कोई पॉपुलर कीवर्ड ढूंढना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर एसईओ लिख दिया मैंने जी, मैंने एसईओ लिखा। ये एसईओ के जितने भी हैं प्लगइन्स आगे सारे, ये भी यूज करते हैं हम काफी। मेरे पास वेबसाइट्स हैं तो समटाइम इसको यूज करते हैं, समटाइम इसको, समटाइम कभी कभी इसको भी यूज करते हैं। ये तीन जो है ना ये ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो यूज है, दूसरे नंबर पर जो है वो रैंक में आता है, ठीक है।
अब ये कर क्या रहे हैं, मैंने अब आपको सारी साइंस तो कोडिंग में भी बता दी है। ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो ऑटोमेटेड एसईओ करते हैं। ये ऑटोमेटेड एसईओ कोई नहीं है, ये आप एसईओ कर रहे हो, बताएगा इतना हो गया इतना रह गया, भाई ये काम नहीं किया ये भी कर लो, ये काम नहीं किया जो हम लोग जाकर एसईओ ऑडिट से करने लगे। तो ये एसईओ करवा नहीं रहे। हाँ ये बात है कि ये एसईओ इस सेंस में करवा रहे हैं कि आपने सर्च कंसोल का कोड लगाना है तो ये प्लगइन प्रोवाइड करेगा, रोबोट्स लगानी है तो ये प्लगइन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर मैं यूजर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सी पैनल में जाकर रोबोट्स की फाइल रख दूंगा, तो उस तरह भी चलेगी और इधर से भी चलेगी। ठीक है, याद है ना इसके अंदर हमने रोबोट्स की फाइल को क्या नाम दिया था बोला,